A very good morning to all of you, my dear students. Welcome you all in our YouTube channel, Study Warriors Academy. Once again, dear students, today we will study history, and our chapter is colonialism and tribal societies. Dear students, we will discuss regarding colonization and ट्राइबल सोसाइटीज़। कहने का मतलब कॉलोनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जब हमारे देश में अंग्रेज़ आए और अंग्रेज़ आने के बाद हमारे देश की स्थिति क्या रही। तो हमारे देश की स्थिति में जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थे, तो ट्राइबल सोसाइटीज़ की क्या परिस्थिति रही होगी उस समय, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू से दैट प्लीज़ वट एवर द वीडियो आई सेंड यू इन यूट्यूब और थ्रू व्हाट्सएप, डियर स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू दैट जो भी वीडियो हम भेजें उसको आप पूरा से पूरा देखें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को आधा देख के नहीं छोड़ना है, वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि वीडियो में जो भी हम चर्चा किए हैं, जो भी डिस्कशन किए हैं, तब आपको समझ में आएगी जब आप उस वीडियो को पूरा देखेंगे। और एक बात कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स, आप जो भी पढ़ाई होगी, जो भी हम बताएँगे, उसको फिर से एक बार आपके पास अगर बुक्स हैं तो बुक्स के द्वारा रिवाइज कीजिएगा। अगर बुक्स नहीं है तो आप उसको, इस वीडियो को दोबारा सुनिएगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन विथ colonialism एंड ट्राइबल सोसाइटीज़। सो डियर स्टूडेंट, colonialism मतलब तो हमको समझ में आता है। colonization मतलब होता है आपका, जैसे हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तब हमारे देश पर शासन करने के लिए विभिन्न अलग अलग देशों के जो प्रशासक थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, वे यहाँ पर उनका नज़र हमारे देश पर था और हमारे देश पर शासन करने के लिए वो एक दूसरे से लड़े। फिर अंततः ब्रिटिश का यहाँ पर हमारे देश में कब्जा हुआ और ब्रिटिश ने धीरे धीरे व्यापार के रास्ते से, मतलब व्यापार करने के रास्ते से वह धीरे धीरे यहाँ पर उपनिवेश बनाया इंडिया को और यहाँ पर शासन करने लगा। और जैसे जैसे शासन करने लगा, हमारा देश पहले सोने की चिड़िया कहलाती थी। और सोने की चिड़िया कहलाती थी क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत सारे संसाधन थे और उन संसाधनों को ब्रिटिश जो है यहाँ से धीरे धीरे करके ड्रेन अवे कर लिए, मतलब यहाँ से ले गए। बाद में हमारा देश गरीबी के कगार में आ गया। आज़ादी के बाद हमारा देश धीरे धीरे सुधार होने लगा, हमारे देश की स्थिति, और आज हम बहुत ही अच्छे स्थिति पर हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू से दैट ओनली थिंग दैट किस तरह से अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जो कॉलोनाइजेशन किया, उसके बाद हमारे यहाँ की जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं उनका क्या परिस्थिति रही। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस रिगार्डिंग these two topics. Okay. So first thing is that ट्राइबल लिविंगहुड। सो ट्राइबल लिविंगहुड एक्चुअली है क्या, ठीक है ना। ट्राइबल लिविंगहुड है क्या और ट्राइबल लिविंगहुड में लोग कैसे करते थे, कैसे उनका रहन सहन था, क्या उनका जीविकोपार्जन का क्या साधन था, इन सभी बातों का हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज ट्राइबल लिविंगहुड? फॉर द sustenance in the rough life of the forest, tribals were involved in a number of activities, some of them as follows. तो tribals जो थे वो जंगलों में रहते थे, अपना जो जीवन यापन है वो जंगलों से ही उनका पूरा होता था और उनकी जो आवश्यकता है वो जंगलों से ही उनको पूरा करना पड़ता था, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग वाज हंटिंग एंड गैदरिंग, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। तो सबसे पहला काम उनका क्या था? हंटिंग करना और फूड गैदरिंग करना, ठीक है ना, मतलब शिकार करना और अपना भोजन इकट्ठा करना, ये उनका मुख्य काम था या पहला काम था कहने का। सो द खोंड्स ऑफ ओडिशा mainly lived by hunting and food gathering. उड़ीसा स्टेट जो है, वहाँ के खोंड यानी जो खोंड प्रजाति के जो लोग थे उनका मुख्य काम था हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। दे ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ साल। साल का ट्रीज का नाम सुने होंगे आप लोग, साल, ठीक है ना। उससे उन लोग तेल, उनके बीज से तेल निकालते थे और जो महुआ है, महुआ का फ्लावर से तेल निकालते थे और उसको खाना बनाने के काम में उपयोग करते थे, ठीक है ना। दे वेंट आउट फॉर हंटिंग इन ग्रुप्स एंड डिवाइडेड द मीट अमॉन्ग दमसेल्फ।
उनका काम क्या था, जो ट्राइबल्स थे, उड़ीसा के जो खोंस हैं उनका, वो ट्राइबल्स के अंतर्गत आते हैं, उनका काम क्या था, शिकार करना। ग्रुप में जाते थे शिकार करने के लिए, और जब शिकार कर लेते थे घर में लाते थे और उसको सब बांटते थे एक दूसरे में बराबर, ठीक है। दे एट फॉरेस्ट फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ सम ट्रीज, और कभी कभी उनका खाना पीना भी वही या तो शिकार करते थे या तो जंगलों में जो खाने लायक जड़ हैं, कंद मूल जिसको कहते हैं हम लोग, और कंद मूल जिसको कहते हैं वो खाते थे, और जो फ्रूट्स उनको प्राप्त होता था जंगलों से उसको वो खाना पीना करते थे। तो ये बात है आपका उड़ीसा के खोंड प्रजाति की, ठीक है ना। तो ये खोंड प्रजाति जो है ये किसके अंतर्गत आएगा, ये ट्राइबल कम्युनिटी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, कल्टीवेशन ऑफ फूड। दूसरा चीज़ ये है कल्टीवेशन ऑफ फूड, मतलब कैसे वो कल्टीवेट करते थे फूड्स को। देखिए सबसे कल्टीवेट करने के लिए उनका जो मेन टेक्निक था वो था झूम टेक्निक, झूम कल्टीवेशन जिसको कहते हैं, झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता क्या है ना, देखिए सॉरी, अगर उनको किसी जगह पर खेती करना है तो पहले वहाँ के जंगल को, झाड़ को क्या करते थे, वो जला देते थे। जलाने के बाद उसमें क्या हो, जल के वहाँ पर राख हो जाता था। राख होने के बाद क्या था, और राख में जो है ना वो पोटास की मात्रा होती है, और पोटास जो है वो मैन्योर का काम करता था, फर्टिलाइजर का काम करता था, ठीक है। तो एक बार वहाँ जला दिए, एक बार जला के छोड़ दिए, फिर वहाँ का ज़मीन फर्टिलाइज हो गया तो उसके बाद वहाँ पर उन लोगों ने खेती कर दिया। खेती करने के बाद क्या किया, एक बार जहाँ पर खेती किया अब उसको 10 साल के लिए लगभग 10 साल के लिए उसको वहाँ पर छोड़ दिया। फिर अगले जगह पर फिर वो फॉरेस्ट बर्निंग या बसेस बर्निंग कर दिए, फिर वहाँ पर का ज़मीन को फर्टिलाइज किए, फर्टाइल करने के बाद फिर वहाँ दूसरी जगह पर, मतलब एक झूम के खेती करना, मतलब झूम के करने का मतलब कैसा, एक जगह से खेती किए फिर झूम के दूसरी जगह गए, फिर दूसरी जगह खेती किए, कहने का मतलब घूमते फिरते, एक ही जगह पर बार बार खेती नहीं करते थे। देखिए ये आज हम कहते हैं ना कि एक ही जगह पर बार बार अगर खेती किया जाए तो वहाँ का कल्टीवेशन जो, वहाँ का मैन्योर जो खत्म हो जाता है। ये सोचिए आज हम कहते हैं, आज हम का मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कहते हैं, लेकिन ये पुराने समय से चलता आया है। पुराने समय में यही सोच था कि एक जगह पर अगर बार बार उसी खेती किया जाए तो वहाँ का मैन्योर हट जाएगा, फर्टिलाइजर कम हो जाएगा, उसी कारण वे लोग झूम कल्टीवेशन को फॉलो करते थे। सो लेट अस स्टार्ट। द ट्राइबल्स प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन और द शिफ्टिंग कल्टीवेशन in the small patches of land were burned in the forest to clear them for cultivation. Okay, whatever I discussed right now with you, the seeds were broadcasted or scattered on the field instead of sowing. Seeds जो है, बीज जो है उसको ब्रॉडकास्ट कर देते, चाहे उसको फेंक देते थे, ठीक है। The ash obtained from the contained potash was used to फर्टिलाइज द सॉइल। जो एस होता था जलने के बाद जो राख बनती थी वो पोटास का काम करती है, ठीक है ना। पोटास का नाम सुने होंगे, एरिया, डीएपी, यूरिया, डीएपी अगर आप नाम सुने होंगे, तो पोटास भी एक फर्टिलाइजर का काम करता है, ठीक है ना। सो सनलाइट फॉर द क्रॉप वाज एश्योर्ड बाय कटिंग द ट्री टॉप्स। यस, वंस द क्रॉप वर रेडी फॉर हार्वेस्ट, जब वो क्रॉप जो है वो हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है ना। द ट्राइबल्स मूव टू ऑन टू अनदर ट्रैक्ट ऑफ लैंड। एक बार वो फसल कटने जैसा हो गया तो दूसरे लैंड पर चल जाते हैं, और वहाँ पर क्या करते हैं, द फील्ड ऑलरेडी कल्टिवेटेड वाज लेफ्ट फैलो फॉर मेनी ईयर्स टू इनेबल इट टू रिगेन इट्स फर्टिलिटी। और वहाँ पर हार्वेस्टिंग कर लिए और वहाँ पर से फिर दूसरी जगह चल जाते हैं ताकि वहाँ का जो मेन्योर है, वहाँ का जो फर्टिलाइजेशन है वो बना रहे, ठीक है ना। सो दिस वाज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और इसी को हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। इट वाज मेनली यूज्ड बाय ट्राइबल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया टू सस्टेन देयर लिव्स। नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में ये झूम कल्टीवेशन ज़्यादा प्रीफर करते थे लोग, ठीक है ना, अपने लिविंगहुड के लिए। सो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ट्राइबल लिविंगहुड, मतलब कैसे उनका रहन सहन था, कैसे उनका जीवन यापन करते थे, ठीक है ना। सो पहला हम लोग चर्चा किए हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। सेकेंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कल्टीवेशन ऑफ फूड। ओके, सेकेंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कल्टीवेशन ऑफ फूड, एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हर्डिंग ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हर्डिंग ऑफ एनिमल्स, मतलब जानवरों को पालना या जानवरों को पाल के उससे मतलब दूध उत्पादन करना या उससे ऊन उत्पादन करना या तो उससे मीट उत्पादन करना,
ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसके अंतर्गत आती है, ठीक है ना। तो लेट अस स्टार्ट अबाउट दिस। ए नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स वेयर पेस्ट्रल्स, द वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि पेस्ट्रल्स मीन्स एक जगह से दूसरे जगह अपने जानवरों को चराने के लिए जो ले जाते थे, ठीक है ना। आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन बहुत पहले गड़ेरिया कहते हैं जिसको हम लोग, वे लोग अपने भेड़ों को चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे, ठीक है ना। और अगर एक जगह का चारागाह ख़त्म हो गया तो फिर वहाँ से वो शिफ्ट कर जाते थे दूसरे जगह पर। जनरली वे मैदानी भागों में ज़्यादा विचरण करते थे। Who roamed about from one place to another with their herds of animal. Okay. When the food resources and the grass of the area was exhausted, they moved on to another land. एक जगह का अगर फूड या ग्रास जो खत्म हो गया तो दूसरी जगह पर चले जाते थे। Some example of herders are the Wen Gujjars of पंजाब। ओके, ये वेन गुज्जर्स ऑफ पंजाब जो हैं ये कहा, वहाँ के हर्डर्स को कहा जाता है, जो जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह चराने के लिए ले जाते थे, वैसे लोगों को वेन गुज्जर्स कहा जाता है पंजाब में। लाबोडीज ऑफ आंध्र प्रदेश में उनको लाबोडीज कहा जाता है। हु रियर्ड केटल, द गाडीज ऑफ कुल्लू वेयर शेफर्ड, और कुल्लू में उन लोगों को गाडीज कहा जाता था, ठीक है ना, जो भेड़ का पालन करते थे। द बकरवाल्स ऑफ कश्मीर रियर्स गोट्स, कश्मीर के जो हर्डर्स थे उनको बकरवाल कहा जाता है, जो कि बकरी का पालन करते थे। सो इसी तरह से उनका पेशा क्या था, एनिमल्स हर्डिंग भी था, ठीक है ना, जो ट्राइबल्स थे, ठीक। नेक्स्ट थिंग, लेबर वर्क। अगला काम उनका क्या था, लेबर वर्क, मतलब कहीं पर काम करना, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग इज लेबर वर्क। सम ऑफ द ट्राइबल्स वर्कड एज एग्रीकल्चर लेबरर इन द फील्ड ऑफ जमींदार्स। कुछ ट्राइबल जो थे जिनके पास कुछ नहीं था, वो दूसरों के खेतों में, जमींदार के खेतों में काम करते थे। दे वर ऑल्सो हायर्ड बाय प्लांटर्स एज रियोत पीजेंट्स, और कभी कभी जिनके पास ना ज़मीन है, ना अपना पशु है, ना एनिमल्स है, कुछ नहीं है, उन लोग को प्लांटर्स के रूप में, रेयोट्स के रूप में काम मतलब ले जाते थे। वहाँ पर उन लोगों को हायर करते थे, कहने का मतलब उन लोगों को बंधुआ मजदूर जिसको कहते हैं ना, उसी टाइप से उन लोगों को ले जाते थे, काम करवाते थे, ठीक है ना। सम अंडरटुक वर्क इन डिस्ट्रिक्ट फैक्ट्रीज, कुछ तो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, एंड माइंस, फैक्ट्रीज एंड माइंस टू इंक्रीज देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब मतलब कुछ लोग अपना फाइनेंशियल रिसोर्स बढ़ाने के लिए वो फैक्ट्री में भी काम करते थे, जिसका जो जिस तरह से काम करने सका, बस वो अपना काम करते थे दूसरी जगह पर। ए रिडक्शन इन फॉरेस्ट सप्लाईज ड्यू टू फेमिन ऑन फायर कंपेल्ड द ट्राइबल टू कम आउट ऑफ द फॉरेस्ट इन सर्च टू वर्क। जैसे जैसे मतलब कभी कभी फेमिन आ जाता था, या तो कभी कभी जंगल में आग लग जाती थी, तो जंगल का जो संसाधन मेन तो है कि ट्राइबल्स जंगलों में ही रहते थे, और जंगल ही ख़त्म हो जाए, जंगल ही नहीं आए, जंगल ही नहीं रहे, तो फिर रहेंगे कहाँ वो, तो उनको मूव करना पड़ता था इन सर्च ऑफ वर्क। शहरों की ओर, गाँव की ओर वो मूव करते थे और काम की तलाश में घूमते रहते थे। Some pictures are there. Tribal people engaged in agricultural activities. This is the picture, you can see this one. Okay. Next thing, the tribals area were often penetrated by traders. जो ट्राइबल्स एरिया थे वो ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स, ये लोग थोड़ा पैसे वाले थे, और ये जो ट्राइबल्स लोग थे इन लोग को पेनिट्रेट करते थे, मतलब इन लोग को थोड़ा सताते थे, इन लोग पर शासन करने की कोशिश करते थे। द ट्रेडर्स केम टू सेल देयर गुड्स either एट हाई प्राइस और इन एक्सचेंज ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो ट्रेडर्स थे वो अगर अपना कुछ उनका जो प्रोडक्ट है
वह बेचने के लिए आते थे तो उन लोगों से ज़्यादा दाम से वसूली, ज़्यादा दाम लेते थे, ज़्यादा वसूली करते थे। और या तो वो फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस किए हैं वे लोग उसको उसके बदले में डिमांड करते थे। द मनी लेंडर्स गेव लोन्स टू द ट्राइबल्स एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम बार बार हम चर्चा करते हैं इस बात का, जो मनी लेंडर्स होते थे पहले, ये इनफॉर्मल बैंक्स कहते हैं, इनफॉर्मल बैंक्स ही कह सकते हैं हम, ठीक है ना। या तो इनफॉर्मल मनी लेंडर्स मतलब इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन, या तो इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ टेकिंग मनी टू एनी पर्सन। These are the jamidars, these are the money lenders, and some traders are there. Okay, so ये क्या करते थे, लोन देते थे ट्राइबल्स को और उनसे ज़्यादा वसूली करते थे, ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। द कॉन्ट्रैक्टर्स केम इन सर्च ऑफ लेबर एट लो प्राइस। कॉन्ट्रैक्टर्स आते थे, कोई फैक्ट्री का कॉन्ट्रैक्टर हुआ, चाहे किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर हुआ, तो गांव में ट्राइबल्स के पास जाते थे, वो सस्ते में लेबर्स उठाते थे, मतलब कम, क्योंकि उनके पास खाने पीने का, रहने का संसाधन की कमी थी, तो कोई भी काम मिल जाए, कितनों भी पैसा मिल जाए, वो करने के लिए तैयार हो जाते थे। Thus to make their ends meet, the dependency of the tribal on these countrymen increased. Many of them reduced to poverty, came under heavy debt to pay back the loan. बहुत सारे ऐसे भी हुए जो मतलब अपना एग्रीकल्चर करने के लिए, क्या कुछ भी काम करने के लिए पैसे उधारी लेते थे, उनका इंटरेस्ट रेट हाई होने के कारण उसको चुका नहीं पाते थे और वो कर्ज में दब जाते थे। नेक्स्ट थिंग, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। सो वी वर डिस्कस्ड सो फार अबाउट लेबर वर्क। ओके, मतलब उस समय की लेबर की स्थिति जो थी ट्राइबल्स का, वो भी बहुत ही दयनीय स्थिति में थी, बहुत ही ख़राब स्थिति थी। उनसे मनमानी काम करवाया जाता था और उनको जितना मेहनत करते थे उसके एवज में उनको पेमेंट भी नहीं किया जाता था, ठीक है ना। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, कि वो खेती का काम करते थे तो किस तरह से उनको करना पड़ता था, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। सम ट्राइबल्स ग्रुप्स लाइक मुंडा ऑफ छोटा नागपुर, हमारे छोटा नागपुर रीजन आप जानते होंगे, ठीक है ना। हमारे छोटा नागपुर रीजन में मुंडा प्रजाति के लोग बहुत ज़्यादा हैं और पहले भी थे। तो ये एक जगह से दूसरे जगह जाने के बदले क्या करते थे, खेती करना पसंद करते थे, ठीक है ना। सो सम ट्राइबल्स ग्रुप लाइक मुंडा ऑफ छोटा नागपुर बिगेन सेटलिंग डाउन इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के बदले एक ही जगह किसी की जगह सेटल कर गए, किसी जगह बैठ जाएंगे और वहीं पर अपना जीविकोपार्जन करेंगे, ऐसा इनका विचार था, ठीक है ना। ये मुंडा प्रजाति के लोगों का, ठीक। द कल्टिवेटेड क्रॉप्स टू मीट देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, जो खेती करते थे उससे उनका दैनिक जो खाने पीने का जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनसे पूरा हो जाता था। दे यूज टू प्लो फॉर कल्टिवेशन, ज़मीन की जुताई करते थे। आफ्टर लिविंग ऑन पार्टिकुलर ट्रैक्ट ऑफ लैंड फॉर ईयर्स दे ग्रेजुअली गॉट इट्स राइट। और जैसे कि वो किसी जगह पर बसे हैं, उस जगह काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उस जगह धीरे धीरे खेती करते बहुत सालों तक खेती करते गए, तो एक समय क्या हुआ, वे लोग जो है वहाँ के ज़मीनों पर अपना हक जमाना स्टार्ट किया। पहले एक्चुअली ज़मीन था किसका, ज़मीन किसी का नहीं था, ठीक है ना, ये इंडियन गवर्नमेंट का था, ठीक है। लेकिन पहले लोग जहाँ पर बैठ गए, जहाँ पर बस गए, वहाँ पर कुछ खेती करने लगे। अब खेती करते क्या हुआ ना, वो जहाँ तक खेती करते थे वहाँ तक उन लोग अपना हक जमा लेते हैं, ये ज़मीन मेरा है, ठीक है ना, इस टाइप से। So the land was jointly owned by whole clan that cultivated it. At times, some members of the clan assumed more power than others and thus became chiefs. और धीरे धीरे क्या होता था, वो जिस जगह पर वो खेती करते थे वह जगह पर उनका अपना हक जमाते थे और उस जगह पर उनका अधिकार हो जाता था, बाद में उसका मालिक बन जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग,
चेंज इन द लाइफ ऑफ ट्राइबल्स आफ्टर कॉलोनियलिज्म। अब देखिए ये पहले की स्थिति थी। अब जब अंग्रेज सरकार आया, भारत में उपनिवेश शुरू किया, भारत में अपना बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे यहाँ पर शासन करना शुरू किया, तब इनकी स्थिति क्या रही। Colonialism had an adverse effect on the political, economical, and social life. Thing to be understand, and this is BBI. Very important thing is this. Okay, you must have to learn these all things. So colonialism had an adverse effect on the political, मतलब political effect भी रहा, economical effect भी रहा और social life में भी effect रहा है इसका, ठीक है। Resulted in इंक्रॉचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड बाय ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश जब आए तब इन पर भी ब्रिटिश ने दबाव डालना शुरू किया और इनके जीवन यापन जो है उसको प्रभावित करने की कोशिश की। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट इकोनॉमिकल इम्पैक्ट। तो जब कॉलोनाइजेशन हुआ तो इसका इकोनॉमिक क्या इम्पैक्ट पड़ा, मतलब अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। Okay, so let us consider about economic impact. So everything are declared as a point. You must have to learn all this. You must have to understand very well to the all points and must have to learn to you. Okay. So first thing is economically the tribals were oppressed and reduced to the rank of laborers. तो इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो वो ट्राइबल्स को दबाया जाता था, उनको शोषित किया जाता था, ठीक है। द ब्रिटिश वेर अगेंस्ट द झूम सिस्टम, अब ब्रिटिश जो थे और झूम कल्टीवेशन का जो सिस्टम था उसके अगेंस्ट में थे, ठीक है ना। दे रिक्वायर्ड मूवमेंट फ्रॉम वन प्लॉट ऑफ लैंड टू अनदर। और झूम कल्टीवेशन के लिए क्या जरूरत था, एक प्लॉट में खेती किए इस बार, अगला प्लॉट में दूसरे बार खेती करेंगे, तो इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मूविंग करना। लेकिन ये अंग्रेज़ों को रास नहीं आई, उन लोगों को ये पसंद नहीं था। The British found it hard to control the tribals who were constantly on a move. तो ब्रिटिश का शुरू से लक्ष्य क्या था कि हम यहाँ इंडिया के लोगों पर हम शासन करें, यहाँ के लोगों को कंट्रोल में रखें अपना। तो अगर एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह अगर मूविंग करता है तो उसको कंट्रोल कर पाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि वो आज यहाँ है तो कल वहाँ रहेगा, कल वहाँ है तो आगे वहाँ रहेगा। तो उसको वॉच कर पाना, उसको सर्विलेंस कर पाना या तो उसको कंट्रोल कर पाना, ये अंग्रेज़ों के लिए मुश्किल काम था। इसलिए उन्होंने कुछ पैक्ट तैयार किया, उन्होंने कुछ एक्ट्स पारित किया, कुछ सिस्टम्स बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए और ट्राइबल्स को रोकने की कोशिश की। ट्राइबल्स को एक जगह पर रहने की उन लोगों को कहा गया। सो टू इंश्योर ईजी कंट्रोल एज वेल एज रेगुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, द ब्रिटिश ट्राइड टू इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट इन द फॉरेस्ट एरिया। अब इसको कम करने के लिए और अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लैंड सेटलमेंट का सिस्टम अपनाया एंड फिक्स्ड द रेवेन्यू डिमांड ऑफ ईच एरिया। और जैसे कि कोई एक जगह पर काम कर रहा है या खेती कर रहा है, वहाँ से जो प्रोडक्शन हो रहा है उस पर अंग्रेज़ों ने अपना वहाँ से रेवेन्यू लेना शुरू किया। The movement of tribals to far off places deprived the British of cheap labor resources. In order to solve this problem, the British gave a small tract of land in the forest to Jhum cultivators. और इस तरह से अंग्रेज़ जो हैं वो उनका जो अप्रोच था उस अप्रोच को कम किया। जो ट्राइबल्स थे उनका जो अप्रोच था ज़मीन के प्रति, लैंड के प्रति, उसको उन लोगों ने कम किया। दे अलाउड देम टू कल्टिवेट दिस लैंड्स ऑन द कंडीशन दैट द कल्टिवेटर्स वुड प्रोवाइड लेबर टू द ब्रिटिश एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय देम। तो झूम कल्टिवेशन जो करते थे, ठीक है ना, या तो ज़मीन पर जो कल्टिवेशन करते थे तो कल्टिवेशन उन्हीं को करने दिया जाएगा जो ब्रिटिश को लेबर प्रोवाइड करे जब उनको ज़रूरत हो। द कल्टिवेटर्स वर आल्सो इंटरेस्टेड द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर द फॉरेस्ट। और कल्टिवेटर्स भी
इस टास्क को पूरा करने लगे जंगलों की देखभाल के लिए। In order to increase their revenue, the British took a large tract of forest land and declared them as state property or the reserve zone। अब अंग्रेज़ों ने देखा कि फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, देखा कि उन लोगों ने फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा संपत्ति है, बहुत ज़्यादा ऐसे पेड़ हैं, पौधे हैं, जड़ी बूटियाँ, या तो बहुत ऐसे कीमती पदार्थ हैं जिसका वो लोग उपयोग करके ज़्यादा रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, फॉरेस्ट को गवर्नमेंशियल जोन में रख दिया, या तो स्टेट प्रॉपर्टी उसको घोषित कर दिया, या तो रिजर्व जोन उसको घोषित कर दिया, ठीक है ना, उसको रिजर्व जोन घोषित कर दिया, जिससे कि उसमें पब्लिक कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। पहले जो ट्राइबल्स थे वो उन पर पूरा अधिकार था, लेकिन अब वो सब रिजर्व हो गया है। अब किसका प्रॉपर्टी है, वो स्टेट का प्रॉपर्टी है। देयर द ग्रीव केस क्रॉप्स लाइक इंडिगो, ओपियम, जूट, पॉपी विच वेर हाई डिमांड इन यूरोप। और वहाँ पर से अंग्रेज़ों ने इंडिगो की खेती करना शुरू किया, अफीम जिसको कहते हैं ओपियम, उसकी खेती, जूट की खेती और पॉपी की, जो यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड है उसका, ऐसे खेती वहाँ पर प्रोडक्शन करना शुरू किया। हालांकि इंडिगो की खेती करने से क्या होता है, एक बार इंडिगो की खेती कर दिए वो ज़मीन बाद में बंजर हो जाता है, लेकिन अंग्रेज़ों को उसमें ज़्यादा मुनाफा मिलता था विदेशों में, इसीलिए वे ज़्यादा फोर्स करते थे इस खेती करने के लिए। लेकिन यहाँ के जो कल्टीवेटर्स थे वो इसका अपोज करते थे, क्योंकि उनका ज़मीन एक बार इंडिगो की खेती होने के बाद वो बंजर पड़ जाता था। The tribals were not allowed to enter these reserve zones in search of food or animal। जो ट्राइबल्स थे इनको ये जो रिजर्व जोन बनाया गया था, जो जिन फॉरेस्ट को जहाँ पर कीमती पदार्थ या पेड़ पौधे रहते थे, मिलते थे, वहाँ पर ट्राइबल्स को इंटर करने का अलाउ नहीं था। द ब्रिटिश ऑल्सो पुट ए बैन ऑन द यूज़ ऑफ टिम्बर एंड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। इनको बैन कर दिया मतलब बंद कर दिया वहाँ पर। कहाँ, जहाँ पर पहले वो चारागाह बनाए हुए थे, जहाँ पर एनिमल्स को चराते थे या तो लकड़ियों का उपयोग करते थे, उसको ब्रिटिश ने क्लोज कर दिया। दस दे वर फोर्स टू मूव टू अदर एरिया टू अर्न लिविंग। और इस तरह से वो जंगलों से हट के दूसरे एरिया पर जाने के लिए मजबूर हो गए। द स्मॉल ट्रैक्ट ऑफ लैंड गिवन टू द कल्टिवेटर्स डिड नॉट प्रोड्यूस इनफ फॉर देयर फैमिली। और जो छोटा सा टुकड़ा, मतलब अंग्रेज़ क्या किए, बाकी सारी जगहों को रिजर्व कर दिए और छोटा सा टुकड़ा जो है उसको उनके खेती करने के लिए दिए उनको, उनके हिस्से में, और जिससे कि उनका जो प्रोडक्शन होता था उससे उनका पूरा परिवार नहीं चल पाता था। एज लेबरर दे गॉट वेरी लो वेजेस। और उनको बहुत कम वेजेस मिलता था, ठीक है ना। जो ब्रिटिश के लिए काम करते थे या तो जहाँ पर इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर काम करते थे, तो उनको बहुत ही कम वेजेस मिलता था। इस तरह से उनका जीवन यापन सही नहीं हो पाता था। Consequently, in order to sustain a living, the cultivators resorted a money lenders, traders and contractor। और इसी प्रकार क्या हुआ, अपना जीवन यापन को अच्छा से करने के लिए कल्टीवेटर्स जो हैं वो मनी लेंडर्स की तरफ उनका झुकाव पड़ गया, ट्रेडर्स की तरफ झुकाव हो गया, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ झुकाव हो गया, ताकि उनके ज़रिए उनको मनी लेंडर्स जैसे मतलब लोन लेना या पैसा लेना, ठीक है ना, उसके बदले में उसको हाई इंटरेस्ट करते थे, ठीक है ना। मनी लेंडर्स जो है एक्सप्लॉइट करते थे उनको, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते थे उनसे, ठीक है ना। द ट्रेडर्स सोल्ड देयर गुड्स एट हायर प्राइसेस। इस तरह से हम देखें तो उस समय के जो लोग थे, उस समय के जो पीपल थे, ट्राइबल्स थे, उनका जीवन बहुत ही दयनीय स्थिति में था, उनका जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल होता था। Thus, the flight of the cultivators become miserable. Okay, the British failed to understand that it was not possible to practice settled cultivators in forest areas where water was less and land got dried up quickly. As a result,
settle plow cultivation did not yield goods and sufficient crops। और मतलब ब्रिटिश इस चीज़ को समझने में नाकाम रहा कि जो कल्टीवेटर्स थे फॉरेस्ट में, ठीक है ना, वहाँ पर पानी की कमी होने के कारण वहाँ का ज़मीन सूख जाएगा, इसका उनको अनुमान नहीं था, ठीक है ना। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो सेटल्ड प्लॉट थे कल्टीवेशन के लिए वो गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर पाए और सही से क्रॉप्स वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा पाया। द ट्राइबल्स राइज देयर वॉइस and the British were forced to allow them झूम cultivation in some areas of the forest। और बाद में जब ये ट्राइबल्स राइज किए, जहाँ पर उनको ट्राइबल्स को दिया गया था प्लॉट, वहाँ पर खेती नहीं हो पाने के कारण, सूखा पड़ने के कारण या कुछ किसी भी कारण से खेती नहीं होने के कारण वो लोग अपना आवाज़ उठाए, आंदोलन किया। उसके बाद कुछ जगहों में जंगलों के कुछ भागों में उनको झूम कल्टीवेशन करने के लिए आदेश दिया गया। इन 19th century प्लांटेशन ऑफ टी एंड माइनिंग ऑफ कोल, प्लांटेशन ऑफ 19th century की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। प्लांटेशन ऑफ टी एंड माइनिंग ऑफ कोल ओपन प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ न्यू जॉब्स फॉर कल्टीवेटर्स इन असम एंड झारखंड रेस्पेक्टिवली। 19th century में चाय की खेती और वो कोल माइनिंग्स के कारण झारखंड, असम ऐसी जगहों के लिए यहाँ के लोगों का यहाँ के जो कल्टीवेटर्स थे उनके लिए जॉब क्रिएट हुआ और ये लोग जॉब की तरफ मूव करने लगे। द कंडीशन ऑफ लेबर वर्किंग देयर वाज आल्सो मिजरेबल, लेकिन जो कंडीशन था लेबर्स का वो भी बहुत ही मिजरेबल था, बहुत ही दयनीय था। Beside very low wages, the laborers were also denied permission to go back to their home. Beside very low wages, the laborers were also denied permissions to go back to their home. वेजेस कम था, वेजेस लो था, लेकिन यहाँ का जो वर्कर यदि घर जाना चाहते थे तो उनको घर जाने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि उन लोगों को अंदर में ही रहना है, अंदर में ही काम करना है, चाहे जो भी स्थिति रहे। और इनका स्थिति जो था बहुत ही मिजरेबल था, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया राइट नाउ, ठीक है। डिसकंटेंट एंड एंगर अगेंस्ट द न्यू सिस्टम फोर्स्ड देम टू रिवल अगेंस्ट द ब्रिटिश। और इसी प्रकार से जो अंग्रेज ट्राइबल्स को जो सताने लगे और उनके प्रति दुर्व्यवहार करने लगे, यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध में एक रिवेलियन, मतलब कहने का मतलब एक आंदोलन का एक रूप लेने लगा, ठीक है ना, आंदोलन का रूप लेने लगा। 10 सोनग्राम संगमा रिवोल्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द सोनग्राम संगमा रिवोल्ट इन असम इन 1906। अगर क्वेश्चन आता है कि सोनग्राम संगमा रिवोल्ट वाज हेल्ड ऑन 1960 वेयर और इन असम, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। And the forest satyagraha of 1930. Another important thing is the forest satyagraha 1930. Okay, 1930 forest satyagraha in the central provinces where the revolt of tribals who defined the colonial system. और colonial system के कारण जो रिवोल्ट हुआ वो आपका पहला रिवोल्ट क्या था 1906 में। कौन सा रिवोल्ट हुआ था? सोनग्राम संगमा रिवोल्ट इन असम, ठीक है ना। नेक्स्ट रिवोल्ट क्या होता है? फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ 1930, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द economical impact of tribals at the time of colonization. So next day we'll discuss about political impact, social impact, and after then we'll discuss about Munda rebellion. So that's all for today. See you in our next video. So stay with us, connected with us, and
watch our video and subscribe our channel. Okay, wish you all the best. Thank you very much.